केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है आपने इससे पहले कहीं न देखी होंगी, न ही कहीं सुनी होंगी। खबरों की शुरुआत करते हैं। वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे सरेआम एक राष्ट्रपति किडनैप हो गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जब शुक्रवार की आधी रात को अचानक सन्नाटा छा गया और पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 140 मिनट तक इतिहास बदलने वाला है। ये राष्ट्रपति ट्रंप की वो दादागिरी थी जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंकर की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मादुरो के महल में वो कौन था मीर जाफर जिसने अमेरिका के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन मादुरो को जिस तरह से अंजाम दिया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वेनेजुएला की इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी? क्या वेनेजुएला की फौज को पलटवार करने का मौका नहीं मिला? या फिर ये पूरा ऑपरेशन फिक्स था और किसी अंदर के शख्स ने अमेरिका की मदद की? इंटेलिजेंस और सेना को भी जानबूझकर आंखें बंद करने को मजबूर किया गया, जिससे मादुरो का तख्ता पलटकर उसे वेनेजुएला की सत्ता मिल सके। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. मादुरो के अपहरण के बाद से वेनेजुएला की जनता दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा मादुरो के साथ खड़ा है, वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो वही दूसरी ओर दूसरा धड़ा अमेरिका के साथ खड़ा है और मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में अपना राष्ट्रपति बनाना चाहता है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति अब कोई भी बने, लेकिन वो अमेरिका की कठपुतली बनकर ही रहेगा। हालांकि डेल्सी रोड्रिग्स को अभी वेनेजुएला का अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया है, जिन्हें ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वेनेजुएला का मीर जाफर कौन है? अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन मादुरो को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि वेनेजुएला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या ये ऑपरेशन सही है? क्या किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण करना जायज है? क्या वैचारिक मतभेद को कूटनीति में शामिल करना सही है, या फिर से सब कुछ अमेरिका की गुंडागर्दी है? अमेरिका ने तेल के चक्कर में वेनेजुएला की सत्ता पलटने की ठान ली। हालांकि रूस, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश अमेरिका की इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। In terms of China and Russia, well, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से पूरी दुनिया हैरान है। चीन, रूस, ब्राजील, कंबोडिया और क्यूबा जैसे देश अमेरिका की खिलाफत कर रहे हैं। ये देश अमेरिका से मादुरो को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मौखिक एकजुटता ही काफी है? क्या सिर्फ रूस, चीन और ब्राजील के कहने से अमेरिका मादुरो को रिहा कर देगा, या फिर ये देश भी इस घटना पर सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनकी कूटनीतिक धाक बनी रहे? वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए। एससीएसयूआई के सक्रिय सदस्य यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, और इधर देखिए स्टैंड बाय वेनेजुएला प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, वी वांट पीस नॉट वॉर। तो ये पोस्टर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ एससीएसयूआई के सक्रिय सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब ट्रंप की कैद में है। अमेरिका ने मादुरो का एक वीडियो जारी किया है जिसमें निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। मादुरो को एक हाईटेक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिका ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप पूरे ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। यानी ट्रंप अमेरिका में बैठकर मादुरो की किडनैपिंग की पूरी घटना देख रहे थे। हालांकि अब वेनेजुएला के हालात को देखकर यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है जिसमें अमेरिका की कार्रवाई पर चर्चा हो सकती है। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन ट्रंप ने यह दिखा दिया कि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा गुंडा है। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। हालांकि ट्रंप खुद को शांति का मसीहा दिखाने की कोशिश भी करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की तमाम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई ने ट्रंप का असली चेहरा एक्सपोज कर दिया है। अब देखना यह है कि यूएनएससी की बैठक में मादुरो को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महज 3 घंटे में एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सब कुछ अचानक किया गया, रातों रात किया गया, या इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी जिसके बाद इसे अंजाम दिया गया। तो एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई होगी और बेशक बगैर किसी की परमिशन या बगैर किसी की मदद के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना लगभग असंभव सा है। और इसी वजह से बार बार सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन है वेनेजुएला में ऐसा जिसने ट्रंप के इस पूरे ऑपरेशन में मदद की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार जारी है, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से या बीसीसीआई की ओर से बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इसके बाद अब बांग्लादेश बौखलाया हुआ है और अब बांग्लादेश की ओर से भी कुछ ऐसा कदम उठाया गया है जिसने नए सिरे से दोनों देशों के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिर बांग्लादेश की ओर से ऐसा कौन सा फैसला लिया गया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की आंच अब भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दिखने लगी। भारत में बांग्लादेश के विरोध के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिससे बौखलाए बांग्लादेश ने अब T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से मना कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मांग की है कि उनके मैच भारत की जगह श्रीलंका में करवाए जाएं। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मुद्दा क्रिकेट की बदौलत ही सही पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। बांग्लादेश ने भारत में मैच ना खेलने का जो बहाना बनाया है वो तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। बीसीबी के मुताबिक भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर बीसीबी ने यूनुस सरकार की सलाह भी ली और वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है। बीसीबी ने इस संबंध में आईसीसी को ऑफिशियल मेल भी भेज दिया। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल ने बीसीबी के इस फैसले का स्वागत किया है। आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत में विश्व कप बांग्लादेश के लिए सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में हो। बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण रोकने की अपील। नजरुल ने लिखा कि अब गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं। नजरुल के इस पोस्ट से साफ हो गया है कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने से बौखलाया हुआ है। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने से सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बौखलाए हैं, बल्कि भारत में बैठे बांग्लादेश के हमदर्द भी दुखी हैं। कांग्रेस सांसद इमरान खान और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आईपीएल से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इन दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तब इन दोनों नेताओं ने एक बार भी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वैसे ही इन दोनों नेताओं की बौखलाहट सामने आ गई। वैसे हमारे देश में सिर्फ ये दो नेता ही नहीं हैं जिन्हें
बांग्लादेश से हमदर्दी है। भारत में कुछ मौलाना भी ऐसे हैं जिन्हें भारत से ज्यादा बांग्लादेशी खिलाड़ियों से प्यार है। अगर आपको यकीन ना हो तो मौलाना साजिद रशीद को सुन लीजिए। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। आपके पेट में दर्द क्यों है? बांग्लादेश और उनके हमदर्द चाहे जितना भी छटपटा ले, आंखें दिखाने की कोशिश करें, गिरड़ भपकियां दे ले, लेकिन वो ये जानते हैं कि भारत के आगे बांग्लादेश की एक नहीं चलने वाली है। आपको बता दें 7 फरवरी 2026 से ही T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा। ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। बांग्लादेश के सभी 4 मुकाबले भारत में ही शेड्यूल है। 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। मैचों का शेड्यूल और सभी टीमों के टिकट पहले से ही बुक है। ऐसे में मैचों के शेड्यूल बदलना आसान नहीं है। बांग्लादेश के हमदर्द कान खोलकर सुन लें। जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो बांग्लादेशी भारत में आकर व्यापार कर रहे हैं, उन पर भी लगाम कसा जाएगा, चाहे बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत में खेले या ना खेले। अब देखना यह है कि बांग्लादेश को ICC क्या कुछ जवाब देता है, और अब देखना यह भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मुद्दे पर अब दुनिया क्या कुछ रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और T20 वर्ल्ड कप को लेकर आइसलैंड की ओर से भी बयान सामने आया है। कहा गया है कि बांग्लादेश की जो गिरड़ भपकी है उस पर भारत के साथ अब आ गया है। T20 में बांग्लादेश की जगह लेने को तैयार है, यानी कि जिस तरीके से बांग्लादेश की ओर से जो धमकी दी जा रही है, गिरड़ भपकी दी जा रही है, उसको लेकर अब आइसलैंड की ओर से अब जो एक स्टैंड है वो भारत के साथ आ गया है और ये कहा गया है कि हमें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो बांग्लादेश हालांकि पहले से भी जानता है कि उसकी भारत के सामने कोई बिसात नहीं है। इसके बावजूद जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात चल रहे हिंदुओं को लेकर, उस पर जब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, जब यहां पे बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो बौखलाया बांग्लादेश कुछ भी बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अब आइसलैंड की ओर से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए भारत का समर्थन किया गया है और यह कहा गया है कि हमें अपनी सुरक्षा को लेकर भारत में फिलहाल कोई चिंता नहीं है। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रंप के स्टाइल में आतंक पर प्रहार की मांग उठने लगी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से बड़ी मांग कर दी है। ओवैसी ने कहा कि भारत को भी अब पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप के एक्शन को दुनिया भर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है, लेकिन भारत में अलग ही डिमांड सामने आने लगी है, जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने की। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को एयरलिफ्ट कर भारत लाने की, और ये मांग की है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे, आप पाकिस्तान में भिजवाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। वैसे तो ये सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों की चाहत है। हर एक भारतीय ऐसी कार्रवाई चाहता है। हाफिज सईद और अजहर मसूद को मादुरो जैसा ऑपरेशन करके भारत की जेल में ठूसना चाहिए। डिमांड तो ओवैसी की सही है, लेकिन उनकी बात में तंज ज्यादा है। दरअसल ओवैसी PM मोदी को ललकारना चाहते थे। यही वजह है मोदी को उनका 56 इंच का सीना दिखाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर
ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। मोदी को चैलेंज करने वाले ओवैसी भूल गए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी तरीके की कार्रवाई करके पाकिस्तान को धूल चिटा दिया था। पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान और उसकी आतंकी टोली को भी यह पता है कि अब उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत की तो उनको 6 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। हमारा देश एक सिस्टम के ऊपर काम करता है। अगर हमारे देश की कैरेक्टर में ये चीज़ नहीं है तो वो नहीं होगा। नॉट दैट कि हमारे पास इसकी काबिलियत नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर, समय आने पर इस तरह का काम भी किया जाएगा। बट अबव ऑल मैं दाद देता हूं कि ओवैसी साहब को देश से रिलेटेड कुछ अच्छी बात करने का मौका मिला है। अपने आप में प्रपोजल में कोई खराबी नहीं है। एज अ फौजी मैं भी चाहूँगा कि हर वो आतंकी, सिर्फ ये 2 नहीं, हर वो आतंकी, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जो इंसानियत के खिलाफ है, उसका खात्मा होना चाहिए। ओवैसी के बयान से सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस मोदी सरकार कमजोर बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ओवैसी पर जमकर पलटवार कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। यहाँ लाके उनको क्या खाना खिलाना था क्या? उधरी ढेर कर दिया उन्हीं की जमीन पे। ऑपरेशंस जो हैं सीमा पार वो बिल्कुल होने चाहिए, और जिन लोगों ने भी ये आतंकी काम किया है पहलगांव में या अन्य जगहों पे, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सेनाएं सक्षम हैं, हमारी सेनाएं किसी भी ऑपरेशन को करने में सक्षम हैं। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टियां अगर इस तरह की चीजें उकसा करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को या एनडीए के किसी नेता को कुछ कहलवाना चाहते हैं तो गलत फहमी। ओवैसी ने बयान बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान दिया, जहां बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये मोदी सरकार ही है जिसने पाकिस्तान और आतंकवाद को सबसे कड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। ओवैसी सांसदों के डेलीगेशन में विदेश जाकर इसका बखान कर चुके हैं, लेकिन मादुरो के बहाने उन्होंने शिगुफा छोड़कर चुनावी सियासत चमकाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की मौत आज भी पहेली बनी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड उबल रहा है। लोग सड़कों पे उतरकर अंकिता की गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं और आज इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को क्यों मारा गया? क्या अंकिता की हत्या किसी वीआईपी के चक्कर में हुई? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कांग्रेस सहित तमाम समाजसेवी दल अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी वीआईपी का नाम लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तराखंड में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग सहित कई जिलों में आक्रोशित लोगों ने देवभूमि की बेटी को न्याय और इंसाफ दिलाने की हुंकार भरी। इस दौरान सभी ने एक स्वर में अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग की, जिससे एक बार फिर से पूरा मामला साफ हो सके। देहरादून में आज सैकड़ों लोगों ने अंकिता भंडारी केस से जुड़े वीआईपी को सजा दिलाने के लिए विरोध मार्च निकाला। परेड ग्राउंड से शुरू हुए मार्च में लोग सीएम हाउस तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, जहां लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान क्या महिलाएं, क्या बूढ़े और बच्चे, ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा पहाड़ घर से बाहर निकल आया हो। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंकिता भंडारी केस से जुड़े वीआईपी को इंसाफ के कटघरे में लाने की मांग की है। अंकिता हत्याकांड प्रकरण पर आप देख सकते हैं देहरादून की सड़कों पर सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दल यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं।
अंकिता को न्याय दो, वीआईपी को जेल भेजो। यहाँ पर अगर बात की जाए, कांग्रेस मेंबर मौजूद हैं, महिला महानगर अध्यक्ष दोतारा जी, किस तरह से पूरे प्रकरण को आप देखती है, क्या मांग करती है कांग्रेस? देखिए, पूरा प्रदेश आज एक सुर में एक ही मांग कर रहा है कि सीबीआई की जांच हो और जो वीआईपी है उसको सजा मिले, केस रीओपन हो। और जो रेलू में बुलडोजर चलाया, जो वीआईपी को बचाने का काम भाजपा कर रही है, उसके अगेंस्ट आज पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे खड़े हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड उबल रहा है। दरअसल इस केस से जुड़ा एक ताजा ऑडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी से जुड़े 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में एक वीआईपी का जिक्र किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। अब नाराज लोग इस वीआईपी को सजा दिलाने के लिए फिर से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को समर्थन कर वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग की है। लोग उद्वेलित हैं, लोग संघर्ष को आगे बढ़ाना लोग चाहते हैं कि अंकिता के जो वास्तविक हत्यारे हैं वो कानून के दायरे में आए। अंकिता ने भी उस वीआईपी का जिक्र मरने से पहले, उनकी हत्या से पहले किया था, और आज उस वीआईपी का नाम उछल करके लोग के सामने आ रहा है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की चाह रखने वाला वो वीआईपी कौन था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भड़के आंदोलन पर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने कांग्रेस सहित उन तमाम सामाजिक संगठनों से वीआईपी के खिलाफ सबूतों की मांग की है, जो इस आंदोलन का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि अगर उन्हें सबूत मुहैया कराया जाता है तो वो इस मामले में आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ था। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। अंकिता के गायब होने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपियों ने इस साजिश के तहत अंकिता के दोस्त पुष्पदीप को फंसाने की कोशिश की। आरोपियों ने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे लगे कि अंकिता रात को वापस आई थी और सुबह गायब हुई। आरोपी अंकिता के स्टाफ और परिवार को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो 15 और 16 सितंबर को आए अपने एक मित्र के साथ गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। अंकिता की चैटिंग में एक वीआईपी का भी जिक्र हुआ था, जिसे लेकर अब फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई जांच करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। जिस मामले में सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि जांच सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचाने, हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो संबंधित लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय भी है, कुछ लोग किसी की संवेदनाओं से खेले। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अभी भी सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल आप साक्ष्य ले आइए, सरकार हर जांच कर तैयार है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के आंदोलन को देखते हुए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाई जा चुकी है। अब कांग्रेस जानबूझकर इस मामले को भड़का रही है, जिससे वो सियासी फायदा उठा सके। जहाँ पर वीवीआईपी का और वीआईपी का सवाल है, कोई भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जो हमारी सरकार है, माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उत्तराखंड की सरकार, जो उचित कार्रवाई हो सकती है और की है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जब न्यायपालिका ने, एसआईटी ने, सबने अपनी जांच करके दोषियों को आजीवन कारावास दे दिया है। 3 व्यक्ति इस मामले में आजीवन कारावास में जेल में हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाना चाह रही है या कांग्रेस पार्टी इस उत्तराखंड के माहौल को खराब करना चाह रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर खूब हंगामा हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले को गहनता से लिया, जिसके बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में वीआईपी को बचाने का मामला सामने आ रहा है, उससे पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि उत्तराखंड सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। क्या उत्तराखंड सरकार इस मामले में उस वीआईपी को जांच के दायरे में लाती है जिसका जिक्र हो रहा है? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस मामले को जानबूझकर तूल दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तराखंड के बाद अब बात यूपी की। यूपी में बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो बड़े बड़े अपराधी भी घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन आज बात करेंगे संभल की।
संभल में आज बाबा का बुलडोजर ऐसा गरजा जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, क्योंकि आज संभल में तीन जगहों पर एक साथ बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। आपको भी दिखाते हैं। संभल की इन तस्वीरों से साफ है कि यूपी में योगी का एक्शन बोलता है। संभल में सरकारी अमला पहुंचा तो कब्जाधारियों के होश उड़ गए। उन्हें बाबा का बुलडोजर दूर से ही गरजता दिखाई देने लगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह पर बाबा का बुलडोजर प्रहार हुआ। ये तस्वीरें संभल के राया बुजुर्ग इलाके की है। यहाँ अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। इन तस्वीरों से साफ है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो यही हश्र होगा। न जमीन बचेगी, न जगह और न गुंजाइश। दरअसल ये अवैध मस्जिद 552 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर बनी है और जमीन से 5 फीट ऊपर है। 2 अक्टूबर को प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को खुद ही मस्जिद तोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से ही चालाकी करने की सोची और दिखावे के लिए थोड़ा बहुत हथौड़ा चलाकर छोड़ दिया। मस्जिद कमेटी ने चालाकी भी की तो बाबा की फोर्स के सामने। बस फिर क्या था, अवैध मस्जिद पर हुआ पीले पंजे का ताबड़तोड़ एक्शन। यहाँ पे प्राइवेट बुलडोजर आते हैं और पूरी मस्जिद हटा दी गई। प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर गलत कार्रवाई आप कर रहे हैं तो आपके अंदर इसका डर होना चाहिए कि आप अवैध कब्जा करने वालों के साथ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। कल भी ऐसी तस्वीरें थी कि बाउंड्रीज हमने देखा कि शाम को वो खुद से हटा रहे थे, लेकिन बीच में काम रोक दिया गया। लेकिन रात के अंधेरे में अब हम देख रहे हैं कि मलबा तक गायब है। हाँ, जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है कि इस तरह के गरीब लोगों के हक अगर कोई मारेगा तो उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। संभल के हाजीपुर गांव के लोगों को पता था कि योगी आदित्यनाथ ब्रिगेड के सामने कोई चालाकी नहीं चलेगी और इसी डर की वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद के नाम पर हुए अतिक्रमण पे हथौड़ा चला दिया। बेलचा, छेनी और हथौड़ी से मस्जिद तोड़ डाली। संभल के सलेमपुर सलार गांव के अंदर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मदीना मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसको लेकर आज बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन से पहले ही स्थानीय लोगों ने उस मस्जिद को खुद से जमींदोज कर दिया। और आप तस्वीर देखेंगे कि ये जो जगह आपको अब खाली मैदान और इस पर मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कल दोपहर तक इस जगह पर एक मस्जिद बनी हुई थी। तकरीबन 439 वर्ग मीटर ये जमीन थी और इस जमीन पर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया। ना सिर्फ अतिक्रमण किया गया बल्कि 2005 में इस जमीन के ऊपर जो मस्जिद है वो बना दी। दरअसल ये हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन को साल 2000 में गरीब परिवारों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन 2005 में जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। प्रशासन ने न सिर्फ जमीन को कब्जा मुक्त किया बल्कि जमीन गरीब परिवारों को भी दे दी गई। योगी सरकार ने सालों से अपने सपने के आशियाने का इंतजार कर रहे गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। अभी सोचा था कि घर बनेगा संभल में अपना? जी अभी नहीं सोचा, जिंदगी में सोचे नहीं ऐसा हो जाएगा। हाँ। और आज आपको आवंटन पत्र मिला, घर बनाएंगे यहाँ पर? हाँ, घर बना, मकान बनाएंगे। इसी गांव की पैदाइश है या कहीं से आए आप? की और दूसरे गांव की पैदाइश है। अच्छा, तो 20 साल से मस्जिद चल रही थी, सोचा था वो हटेगी कभी? जी हमें तो भरोसा नहीं था ये, बिल्कुल हमें ये हो जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा ये। देखिए लोगों में खुशी है, और भी महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप उनको देखिए। इन सबको इस तरीके से आवंटन जो पत्र है वो दिए गए हैं। इसी गांव की रहने वाली हैं? जी इसी काम करूँ। कभी सोचा था कि घर मिलेगा आप लोगों को? जी साहब, सरकार से बहुत उम्मीद से अब हमें भी मिल गया साहब, भगवान राजी खुशी लगा। हाजीपुर गांव में ही एक और मदरसा था जो अतिक्रमण कर बनाया गया था। करीब 2.5 बीघा जमीन पर बने मदरसे को प्रशासन ने 4 महीने पहले ही हटाने के निर्देश दिए थे। गांव के लोगों ने मस्जिद तो हटा ली, लेकिन मदरसा हटाना भूल गए। बस फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ के पीले पंजे ने अतिक्रमण को समतल कर दिया और कब्जाधारियों पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया।
शायद मदरसा है वो चल रहा था और उसको लेकर अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आप देखेंगे कि पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया और तकरीबन 5 कमरे आपको नीचे नजर आएंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ कमरे बनाए गए हैं। हालांकि बुलडोजर एक्शन लगातार यहाँ पर जारी है। इससे पहले मस्जिद पर जो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई थी वो की गई थी और उसके बाद अब ये आप मदरसे की तस्वीर देख रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जमीन है और उस 2 बीघा जमीन पर जो कब्जा है वो किया गया था। संभल में लगातार एक्शन से साफ है कि यूपी में योगी मॉडल चल रहा है, जिसके तहत एक तरफ तो पीला पंजा गरज रहा है, कब्जाधारियों के चेहरे पर डर है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को उनका हक मिल रहा है और उनके चेहरे पर सुकून और मुस्कान है। संदेश साफ है कि योगी राज में सबके साथ इंसाफ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद की लगातार सामने आ रहे मामलों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी चिंता बढ़ा दी है। लेकिन मोहन भागवत ने लव जिहादी बीमारी का इलाज भी बता दिया है कि कैसे परिवार में संवाद से लव जिहाद पर चोट लगेगी। देखिए रिपोर्ट में। पूरे देश के सामने आ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने परिवारों में बच्चों के साथ संवाद की परंपरा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान मोहन भागवत ने लव जिहाद जैसे कैंसर पर बड़ी बात कही। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, पारिवारिक संवाद को मजबूत करना और आदिवासी समुदायों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं समाज को सशक्त बनाती हैं। जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं पर। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था या भागदौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। संघ प्रमुख ने कहा अब वो जमाना चला गया जब महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर घरों में बंद रखा जाता था। आज समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर जागरूकता, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती। संघ प्रमुख की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून लागू होने के बाद 1600 से ज्यादा लव जिहाद के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा मामले लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर भारत में इन दिनों यहां यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की चंबा वैली, लाहौल स्पीति, रोहतांग में भी जमकर कुदरत मेहरबान है। नए साल की शुरुआत में उत्तराखंड की केदार वैली में भी जम की बर्फबारी हो रही है। देखिए बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए।
ओढ़ी बर्फ की चादर। जन्नते कश्मीर में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी। ये तस्वीरें किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ की चादर। क्या पहाड़, क्या पेड़ और क्या घर और क्या गाड़ियां, सब कुछ सफेद हो चुके हैं। ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है। बर्फबारी का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियां सैलानियों का मन मोह रही हैं। नए साल का जश्न खत्म होने के बावजूद भी पर्यटन स्थल गुलजार है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग बर्फ की मोटी सफेद चादर में लिपटा हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ पहाड़ों, पेड़ों और रिहायशी इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। वाहनों की आवाजाही के चलते रास्तों पर फिसलन बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी भारी बर्फबारी ने वादियों को जन्नत बना दिया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। पहाड़, पेड़, घर और सड़कें सब कुछ बर्फ में लिपटा नजर आ रहा है। कुदरत का ये सफेद चमत्कार आंखों को सुकून देता है। पुंछ की वादियां इस वक्त बेहद खूबसूरत और मनमोहक दिखाई दे रही हैं। कारगिल की वादियां भी इस वक्त सफेद कंबल ओढ़े हुए हैं। द्रास घाटी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जहां तक नजर दौड़ाओ, बर्फ से लदी वादियां नजर आती हैं। कारगिल के द्रास में साल 2026 की पहली बर्फबारी है। पूरा इलाका बर्फ की आगोश में है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं। यहाँ की भालेसा घाटी इस वक्त विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गई है। ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और कुछ रास्ते भी बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के साथ हुई। ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जबकि निचले इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। मनाली, रोहतांग पास, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली का ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। नया साल मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। ताजी बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। क्या पहाड़, क्या पेड़, सब कुछ बर्फ के आगोश में है। पर्यटक बर्फ में खेलते, सेल्फी लेते और खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आए। बर्फबारी के बावजूद सैलानियों का जोश देखने लायक है। नए साल के आगाज के साथ उत्तराखंड की केदार घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है। तस्वीर केदारनाथ धाम की है। यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण केदारनाथ की दिव्यता को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार देर से बर्फबारी देखने को मिली है। इसके बावजूद बर्फ में लिपटे केदार धाम की सुंदरता रोमांचित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।